अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 3-4 खबरें हैं जो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि मंसूर अली खान जो एक एंकर पर्सन हैं, अब की बार उन्होंने एक क्रिकेटर की इतनी तज़हीक की कि उस क्रिकेटर को सामने आकर अपना एक वीडियो बयान जारी करना पड़ा और उन्होंने उस लोंडे लपाड़े की पूरी क्लास ले ली। वो क्या मामला है, क्या कहानी है, क्या दुश्मनी है, क्या पुरानी कहानी है, वो सुनेंगे आप मेरी ज़बानी। तो जनाब वो भी आज आपको बताऊंगी। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनका अलायंस, उनकी दोस्ती हो गई है जी शहबाज शरीफ के साथ, यानी दोबारा से गले लग गए हैं। और शहबाज शरीफ के बाद एक और शख्सियत हैं पीटीआई की जिन्होंने गले लगा लिया है जनाब जी किसी दूसरे जमात के सरबराह को। तो उसके बाद पीटीआई के जो जितने भी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि अब हमने किसके हक में बात करनी है और किसको हमने गालियाँ देनी है। इसके अलावा एक जज साहब हैं जी जिन्होंने पिछले दिनों पीटीआई को इतना रिलीफ दिया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, कि 10 मिनट के अंदर उन्होंने 51 मुकदमात में उनको जो है वो छोड़ा है। फाइनली पीटीआई के वो अब एक मेंबर बन चुके हैं और पीटीआई ने उनको हायर कर लिया है और उनको वो कितनी तनख्वाह पर हायर किया है, क्या तफसीलात हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और इसके अलावा जनाब कुछ और खबरें हैं जो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। चलिए जनाब चलते हैं पहली खबर की तरफ। स्क्रीन के ऊपर आपको हमाद अजहर साहब की एक तस्वीर नजर आ रही है और साथ में आपको एक अदलिया की आला शख्सियत की तस्वीर नजर आ रही है। तो जनाब इनके बारे में खालिद हुसैन ताज जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया, और सिर्फ इन्होंने ट्वीट नहीं की, इस वक्त लाखों के हिसाब से ट्वीट्स जो हैं वो शेयर की जा रही हैं। असल मामलात क्या है? मामलात ये हैं कि वो लिखते हैं कि तहरीके इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने मेरिट का बोलबाला किया। कैसे? हमाद अजहर को 10 मिनट में 51 मुकदमात में जमानत देकर नया रिकॉर्ड कायम करने वाले पेशावर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस इब्राहिम खान को तहरीके इंसाफ के सूबाई हुकूमत ने नवाजते हुए 12 लाख रुपए माहाना तनख्वाह के ऊपर हायर कर लिया है, जिसमें 3 साल के लिए वो चेयरमैन एपलेट ट्रिब्यूनल जो है वो मेडिकल इंस्टीट्यूट उनको लगा दिया गया है। अब आपको याद होगा कि पिछले दिनों, ख़ास तौर पे अगर हम पिछले 2 महीने देखें तो आप देखें कि जितने भी तरीके इंसाफ के वो लोग जो 9 मई के मामलात में, जो करप्शन के मामलात में, जो वहाँ से दरख्त कटाई के मामलात में या किसी भी किस्म की ऐसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व थे, या वो तमाम लोग जो मफरूर थे, या वो तमाम लोग जो अंडरग्राउंड थे, अचानक से वो आपको पेशावर हाई कोर्ट के अंदर नजर आते थे। और आपको याद होगा कि जब इलेक्शंस हो रहे थे उन दिनों में एकदम से जरताज गुल भी आपको सामने नजर आ गई थी और जरताज गुल को भी फौरी तौर पे जो है वो वहाँ से ज़मानत देकर छोड़ दिया गया था। उसके अलावा और भी कितने सारे लोग हैं जिनको वहाँ से पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता रहा है। और उस वक्त भी ये जो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक रस्सा कशी की सूरत हाल है ये सामने आ गई, क्योंकि जो कोई भी इस मुल्क के अंदर इस तरह की हरकत करता है जो इलीगल होती हैं वो पेशावर हाई कोर्ट जाता है और वहाँ से जाकर वो रिलीफ ले लेता है। अभी जो जज साहब आपको बताए जा रहे हैं ये खालिद हुसैन ताज साहब का कहना है, बल्कि इनका नहीं, पूरे सोशल मीडिया पर इनके बारे में ये खबर फैली हुई है कि ये 50-50 मुकदमात में सबको रिलीफ देते जा रहे थे। ये भी नहीं देख रहे थे कि मुकदमा किस नोयत का है, इस शख्स ने क्या क्या हरकत व सकनात की हुई हैं, इसने कौन कौन से जराइम किए हुए हैं। जरताज गुल की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि शायद मुबैना तौर पे इन्हीं जज साहब ने जरताज गुल के बारे में कहा था कि अगर कोई मुझे रात के टाइम भी बुलाएगा तो मैं आऊँगा। उस वक्त जो है वो सोशल मीडिया पर 2 तरह की बहस जो है वो जारी थी। एक तो वो लोग थे जो पीटीआई के प्रो थे, मतलब जो पीटीआई के सपोर्टर थे, वो तो बड़े खुश थे कि जनाब बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के दबंग किस्म के जज साहब हैं, देखे उन्होंने 51 मुकदमात में 10 मिनट के अंदर अंदर ज़मानत दी है। जबकि दूसरी तरफ के जो लोग थे, जो अपोजिशन के लोग थे, वो भी इनको शायद असूल पसंद समझ रहे थे। वो भी समझ रहे थे कि शायद हो सकता है कि जज साहब बड़े अच्छे हों। अब ये जज साहब जो हैं हो गए हैं रिटायर। अब इनके रिटायर होने के बाद पीटीआई ने इनको जनाब जी 12 लाख तनख्वाह के ऊपर, माहाना तनख्वाह के ऊपर 3 साल के लिए चेयरमैन एपलेट ट्रिब्यूनल जो है वो मेडिकल इंस्टीट्यूट लगा दिया है। जिसके बाद इनकी ईमानदारी, इनके 10 मिनट के अंदर 51 मुकदमात में उनको रिलीफ देने की सारी कलई जो है वो खुल गई है, सारी बातें जो है वो खुलकर सामने आ गई हैं कि मोहतरम जो है वो ये सब कुछ क्यों कर रहे थे, 10 मिनट में सबको क्यों रिलीफ दे रहे थे, और बदले में जो एक रोकड़ा होता है वो 12 लाख रुपए जो है वो मुकर्रर हुआ है। यानी अब 3 साल तक वो 12 लाख रुपए पर महीना वसूल करेंगे और जिस मकसद के लिए उनको ये सब कुछ कहने के लिए करवाया गया था वो मकसद आज आपके सामने आ गया है। तो बहरहाल खालिद हुसैन ताज के अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने ट्वीट्स किए हैं। और इसके अलावा जनाब जी ये एक और आपके सामने आ रहा होगा अकाउंट टीवी अवाम वन,
یہ لکھتے ہیں کہ جب 9 مئی کے انتشاریوں کو پورے ملک میں کہیں ضمانت نہیں ملتی تھی، تب یہ ایک عدالت تھی جس کی آفر تھی کہ پورے ملک میں جب کوئی چیز نہیں ملے تو وہ باڑے میں مل جاتی ہے، خدمات تو ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے۔ خالد حسین جو ہیں انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس سے بڑی اقربا پروری کیا ہوگی کہ ریٹائرمنٹ کے صرف 1 مہینے کے بعد تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے سابق چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان کو ماہانہ 12 لاکھ روپے کی تنخواہ پر چیئرمین اپیلیٹ ٹریبیونل میڈیکل انسٹیٹیوٹ لگا دیا ہے۔ اور نیچے وہ لکھتے ہیں #نوٹ، ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ابراہیم خان جب ریٹائر ہوں گے تو تحریک انصاف کی حکومت ان کو نوازے گی، جو آج سچ نکلا ہے۔ ایک اور بڑی خطرناک قسم کی خبر سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہی ہے، اور یہ خبر جو ہے یہ سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہونے والے ہیں۔ یہ مولانا سمیع اللہ ہیں جی، جن کا تعلق JUI سے ہے، یہ ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے جی، اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ٹویٹر کے اوپر آ کر انہوں نے ایک بہت بڑی خبر بریک کیا ہے۔ ایک تصویر انہوں نے نیچے لگائی ہے محسن نقوی صاحب کی، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں جن میں خاص طور پہ یہ سرکل ہوا ہوا ایک شخص آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ یہ قادیانی جماعت ہے، احمدی جماعت ہے، جن کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں کون؟ محسن نقوی صاحب۔ کیا لکھتے ہیں مولانا سمیع اللہ صاحب؟ فرماتے ہیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی نیو یارک میں قادیانیوں کے سربراہ سے خصوصی ملاقات۔ لکھتے ہیں کہ وزیر داخلہ پاکستان اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی مستقل مندوب منیر اکرم کی رہائش گاہ پر قادیانی لیڈر جن کا نام ہے جی شان شاہین، ان سے خصوصی ملاقات ہوئی۔ سفیر پاکستان مسعود خان بھی وہاں پر موجود تھے۔ پاکستان تیرا اللہ ہی حافظ، جنرل صاحبان آپ لوگوں کو آپ کا ملک مبارک ہو۔ اصل میں وہ ٹونٹ کر رہے ہیں ہمارے جنرلز کے اوپر، کیونکہ جو یہ محترم ہیں محسن نقوی صاحب، ان کے بارے میں ایک قیاس رائے کی جاتی ہے، یا ان کے بارے میں جنرلی ایک پرسیپشن ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بات اس وقت طول پکڑ گئی تھی جب ان کو 2 عہدوں سے نوازا گیا ابھی کی بار، اور اس وقت بھی طول پکڑ گئی تھی جب ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا تھا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں کے بہت زیادہ قریب ہیں یہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرٹ پہ آئے تھے لیکن بعد میں اسٹیبلشمنٹ کے کافی کلوز ہو گئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیو یارک میں اگر ان کی قادیانی جماعت سے ملاقات ہوئی ہے تو اس کا ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہے اور ایک اس کا نیگیٹیو ایسپیکٹ ہے۔ میں سب سے پہلے پازیٹیو ایسپیکٹ کی بات کرتی ہوں اور پھر میں بلکہ چلیں کوئی بات نہیں، ہماری قوم اتنی نیگیٹیو ہو گئی ہے کہ اب ہمیں نیگیٹیوٹی پہ پہلے بات کرنی چاہیے۔ دیکھیے، جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر کمیونٹیز رہتی ہیں، جیسے کرسچنز رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، اسماعیلیز رہتے ہیں، GB کے کچھ اور ایسے علاقے ہیں جہاں پر اور طرح کے لوگ، کلاشی لوگ ہیں، ان کا اپنا ایک مذہب ہے، اسی طرح مسلمان ہیں، مسلمانوں کے اپنے فرقے اور فقے ہیں۔ تو مختلف جو ہمارے ہوتے ہیں، جو ہمارے سربراہان ہوتے ہیں، وہ مختلف کمیونٹیز کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں، اور جب وہ مختلف کمیونٹیز کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں تو obviously وہ ان کے ساتھ تصویریں بھی کھنچواتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا بلاول کی کچھ ہندو مندروں کے اندر تصویریں بھی آئی تھیں، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کا بھی ایک کلپ اکثر چلایا جاتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے بھائیوں جیسے ہیں۔ دیکھیے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا جو بلیف ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور جو ہمارا آخری نبی کے اوپر ایک بلیف ہے، وہ اپنی جگہ ہے اور وہ بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان جو یہ اصل میں جو کرسچنز ہیں وہ تو ہم کہتے ہیں نا جی مانتے ہی نہیں ہے نا اس چیز کو، اور ہندو بھی نہیں مانتے اور دوسرے لوگ بھی نہیں مانتے، لیکن جو احمدی یا قادیانی ہوتے ہیں وہ تو obviously مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر سب کو جو ہے وہ خود کو احمدی مسلمان کہلوا کر وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تو جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، اگر تو انہوں نے اس لیے ملاقات کی ہے کہ وہاں پر جیسے باقی کمیونٹیز کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں اور وہ اپنے کنسرنز بتا رہے ہوں گے کہ جی پاکستان کے اندر ہمیں ان مسائل کا شکار ہیں ہم، پھر تو ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آتا ہے کہ کیونکہ وزیر داخلہ ہیں تو وہ باقیوں کے بھی مسائل کو سن سکتے ہیں، اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، الاؤ کر رہے ہیں، ان کے پیغامات آگے پہنچا رہے ہیں، پیچھے پہنچا رہے ہیں، یا خدا نخواستہ آنے والے وقت میں پاکستان کے اندر اس طرح کے لوگوں کو کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے تو ہم اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ ہمارے آرمی چیف ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اگر وہ قادیانیوں کے حق میں کوئی چیز کرتی ہے تو obviously being a مسلمان ہم لوگ اس چیز کو کبھی بھی نہیں برداشت کریں گے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ بات بڑی گراں گزری ہے اور اچھی نہیں لگی ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں انہوں نے کیوں ملاقات کی ہے۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت عمران خان نے اسرائیل میں اپنا ایک وفد بھیجا تھا،
आपको याद होगा 5 लोगों पे मुश्तमिल वो वफ्द था। और फिर आपको ये भी याद होगा कि तारीख़ में पहली बार, पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ था कि इसराइल से एक जहाज़ उड़ा था और वो सीधा आके इस्लामाबाद के अंदर लैंड किया था। लेकिन इसके अंदर हमें 100% जो कसूरवार है वो इमरान खान को नहीं करार दे सकती, क्योंकि उस वक्त जनरल बाजवा भी थे वहाँ पर। जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर इसराइल का जहाज़ पाकिस्तान में कैसे लैंड कर सकता है? नहीं कर सकता है। ऑब्वियसली उनकी मर्जी होगी कि हाँ जी वो आए, बातचीत करें, उनसे बात करके देख लेते हैं। तो ये चीज़ें माजी में भी होती रही हैं, ये चीज़ें अब भी अगर हो रही हैं तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है और इसको हम कभी कम एटलीस्ट जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकते। बहरहाल मौलाना साहब ने इसके बारे में जो है वो तवज्जो दिलाई है और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो काफ़ी मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इस चीज़ के ऊपर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए और मोहसिन नकवी साहब ने ये जो इस कम्युनिटी के साथ मुलाकात की है उनको इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन ज़रूर देनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, बजाय इसके कि फिर आने वाले वक्तों में इतना प्रोपेगेंडा हो कि वो कहें कि हाय जी वो मुलाकात तो इस चीज़ के लिए हुई थी। और मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे कादियानी हैं जो ऐसी ऐसी पोस्ट पर बैठे हुए हैं और ऐसे मशकूक लोग हैं कि उनके बारे में हमें पता ही नहीं है कि खुदा न खास्ता ये इस तरह के लोग हैं। बहरहाल ऐसी सफ़ों में ऐसे मुनाफिक छुपे ही होते हैं। बहरहाल चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। मंसूर अली खान एक सहाफ़ी हैं और आजकल व्लॉग्स भी बनाते हैं, अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं वो। लेकिन उनका एक बड़ा ख़ासा है, उनकी एक खूबी समझ लें या खामी समझ लें कि वो पिच के दोनों साइडों पे खेलते हैं। वो अपनी मर्ज़ी का बॉल जो है वो कराते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से आउट होते हैं, अपनी मर्ज़ी से स्विंग करते हैं, अपनी मर्ज़ी से वो सब कुछ करते हैं। मतलब जब कोई उनसे पूछता है तो वो कहते हैं मेरा मैच मेरी मर्ज़ी, मेरा बैट मेरी बॉल। और मज़ेदार बात यह है कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो मंसूर अली ख़ान को पसंद करते हैं और मज़ेदार उससे भी ज़्यादा बात यह है कि नून लीग के कुछ सपोर्टर्स भी उनको बहुत पसंद करते हैं और पीपल्स पार्टी के लोग भी। तो ऐसा जो शख्स होता है जो सबका पसंदीदा होता है, हालांकि वो सबके ख़िलाफ़ भी बात कर रहा होता है और सबके हक़ में भी बात कर रहा होता है, वो असल में आप समझ गए कि वो कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे खेल रहा होता है। उन्होंने पिछले दिनों कोई ब्लॉग बनाया और शायद उन्होंने हमारे एक क्रिकेटर हैं जी मोहम्मद आसिफ, उनके बारे में कुछ बड़ी मुग़ल्लिज़ात किस्म की चीज़ें जो हैं वो बक दी। माज़रत के साथ ये वर्ड्स बोलने पड़ रहे हैं और उस पर मोहम्मद आसिफ साहब जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची और उनको काफ़ी वो चीज़ गिरां गुजरी और उन्होंने जनाब लोंडे लपाड़े मंसूरे साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा तौर पे एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जी मंसूर अली ख़ान ने मेरी अपनी अमीरी और अपने गरूर का जो है ना वो सारा एक रोब झाड़ा और आसिफ साहब की गुर्बत का मजाक उड़ाया और उस गरूर के पहाड़ के ऊपर जो है वो लोंडे लपाड़े के ख़िलाफ़ जो है उनकी औकात में उनको रहने के लिए एक वीडियो बयान जारी किया है। किसने? मोहम्मद आसिफ ने। मोहम्मद आसिफ ने मंसूर अली ख़ान के बारे में क्या कहा? हैव अ लुक। जी मंसूर अली खान साहब, आप वीलॉग करते हैं, ऑलमोस्ट आप बड़े अच्छे एंकर भी हैं और वीलॉगर भी बने हुए हैं। और मैंने आपको फ़ोन किया और आप मेरा नाम ले लेते हैं, इसमें क्या मैंने क्या धमकी देनी है? आपकी मेरी जायदाद बांटने वाली है या मैंने आपसे कोई एमपी एमएलए का आपके केस इलेक्शन लड़ना है? क्या धमकी दी मैंने, पहले ये भी आप बता दें। दूसरा, मैंने तो आपसे ये पूछना था कि एजाज भाई ने कोई मिस्टेक की है, वो तो बाद में सुना कि उन्होंने कोई ऐसी बातचीत की है जो कि मुझे भी अच्छा नहीं लगा। ऐसी उनको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो अपना कोच भी रह चुके हैं, अंडर 19 के भी साथ, मेन टीम के साथ भी रह चुके हैं, अकेडमी में भी रह चुके हैं, जो कि उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा, आप कौन होते हैं हर एक दूसरे चौथे दिन किसी कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए बैठे हुए हैं कि आपके पास लाइसेंस लगा हुआ है? लाइसेंस लिया हुआ आपने? आप क्या बाकी हम लोग क्या जिस बैकग्राउंड से लिया है, अमीर थे, गरीब थे, और फिर आपने उनके वीलॉग उनके नाम से शुरू करके आपने मेरे पैसों के आगे खत्म कर रहे हो। मेरा क्या लेना देना उनके साथ? ठीक है, आप हर चौथे दिन आप टीवी पे वो पिक्चर चला के या अपने वीलॉग पे पिक्चर चला के तो बैठ जाते हैं। भैया इस बात को 14 साल हो गए, ठीक है, मैंने मिस्टेक की, उसकी सजा भुगती, मुझे सजा मिली, थैंक यू। अब इस्लाम भी आपको इस चीज़ की परमिशन इजाजत नहीं देता कि आप हर चौथे दिन किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते फिर कैरेक्टर को। तो मेरे भाई, मैंने ये पूछने के लिए सवाल किया था कि मेरा आप वीलॉग वहां से स्टार्ट करके आप मेरे पैसों पे खत्म कर रहे हो, जो कि आपसे मेरी फोन पे भी बात हुई है, तो आपने मर्सिडीज का जिक्र कर दिया। तो भाई आपने अगर देखा होगा, अगर आप थोड़ा सा उस वक्त नए नए मेरा ख्याल आए थे, जो कि आपने फोन भी करवाया था अपना मैनेजर साहब से जो पीआई में होते थे, उनसे आपने फोन भी करवाया कि मुझे आसिफ 5 मिनट दिलवा दें फिर आप इंटरव्यू के लिए, ठीक है। आप उस वक्त स्टेप चल रहे थे, ठीक है यार, नो डाउट आपने मेहनत की, आप इस वक्त अच्छे एंकर बन गए या साफी बन गए। तो आपने खुद अपने व्लॉग में या कहीं पे आप बोलते हैं कि मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं हूँ, तो आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं हो तो आपका इस चीज से क्या लेना देना? फिर आपने मुझे क्यों घसीट रहे हो इस चीज में? क्योंकि एजाज भाई ने गलत बात की, तो आप उसके ऊपर व्लॉग करो या प्रोग्राम करो। अब इस बात को 14 साल हो गए। अब नई जनरेशन, मेरे अपने बच्चे जवान हो रहे हैं, आपके बच्चे जवान हो रहे हैं, अगर आपके ऊपर मैं कीचड़ छालू कि झूठा था सच्चा, तो मैं कुछ ना कुछ तो बना ही लूंगा। तो ये बात अच्छी नहीं है, ठीक है। आप समझदार लग रहे हो, समझदार होना भी चाहिए आपको। आपके साथ 4-5 बंदे बैठे थे, उनकी जो भी आपकी टीम होगी, उनको आपने नहीं पूछा कि ये बंदा आपको आंसर भी दे सकता है?
जी, तो सुन लिया आपने। जाते जाते एक और खबर आपके साथ शेयर करती हूँ। सैयद अदनान बादशाह ने ट्वीट किया जी कि कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं। शेर अफजल मरवत काफ़ी दिनों से गायब थे और अचानक से मंजर आम पर आए हैं और ओन चौधरी के साथ वो आजकल नजर आ रहे हैं। कहने वाले कहते हैं कि शेर अफजल मरवत जल्द ही पीटीआई को छोड़कर किसी और जमात में जाने वाले हैं, खासतौर पर ओन चौधरी के साथ। शेर अफजल मरवत ने ओन चौधरी को गले लगाकर तहरीक इंसाफ को आग लगा दी। उन्होंने लिखा कि जो है सबसे पहले अब गालियां पड़ेंगी शेर अफजल मरवत को, और इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान को तो पहले ही गालियां दे रहे हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की एक मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ के साथ। उसमें वो दोनों काफ़ी हंसते हुए और खुश दिखाई दे रहे हैं और जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं वो बड़े परेशान हैं। और दूसरी तरफ अब शेर अफजल मरवत का गले लगा लेना ओन चौधरी को, और पिछले दिनों उन्होंने ये भी कहा था कि इमरान खान ने उनको पार्टी से जिस तरह से बेतौकीर करके निकाला है और जिस तरह से उनका इस्तेमाल किया है पीटीआई ने, उस पर वो काफ़ी हर्ट हैं। तो बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान का प्राइम मिनिस्टर के साथ गले लगना और शेर अफजल मरवत का ओन चौधरी के साथ गले लगना, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, इसके बारे में बताइएगा। और बाकी जितनी खबरें आपके साथ शेयर की हैं उन सब के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, ब्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्वीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।